नमस्कार। तो आज हम इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर गौतम अदानी के बारे में बात करने वाले हैं। गौतम अदानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ और ज्यादातर गुजराती लोगों की तरह उनका भी इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। उनके पिता एक छोटे मोटे कपड़ों के व्यापारी थे और उनकी फैमिली कंडीशन भी ठीक ठाक थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एडमिशन ली, लेकिन बीकॉम के लिए एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें स्टडी में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्होंने बीकॉम के सेकंड ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया ताकि वो अपने टाइम का इस्तेमाल सही चीजों के लिए सही टाइम पर कर पाए। तो बीकॉम से ड्रॉप आउट करने के बाद उनका फोकस था कि जल्द से जल्द बिजनेसेस के बारे में सीखा जाए ताकि वो भी जल्दी अपना बिजनेस शुरू करे। और बिजनेसेस के बारे में सीखने के लिए उन्होंने मुंबई को चुना। वो तुरंत मुंबई चले गए और वहां पर एक डायमंड कंपनी में डायमंड की परख करने का काम करने लगे। शुरुआत के 2-3 सालों में उन्होंने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल किया और उसके बाद अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया। मिस्टर गौतम अदानी ने अपने जो भी बिजनेसेस शुरू किए वो उनको अपने पिता से या फिर फैमिली से नहीं मिले थे, वो उन्होंने खुद स्क्रैच से शुरू किए हैं। शुरुआत में उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं था, इसलिए शुरुआत के कुछ साल उन्होंने मुंबई जाकर डायमंड कंपनी में काम किया। उसके बाद जब उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में अपना डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया तो उन्होंने वहां पर काफी सारा पैसा कमाया और वहीं से उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। उसी बीच उनके बड़े भाई ने गुजरात में एक प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली कंपनी को अक्वायर किया था और फिर उसे चलाने के लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गौतम अदानी को अपने पास बुला लिया। तो गौतम अदानी के भाई की जो कंपनी थी उसे हर महीने 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड लगता था। तब आईपीसीएल एक ही ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी, इसलिए उन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना पड़ता था और वहीं से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट से पहचान बढ़ने लगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को देखने के बाद उन्होंने इस फील्ड में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसका नाम आगे चलकर अदानी एंटरप्राइजेस बन गया। उस टाइम मिस्टर गौतम अदानी की कंपनी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को इंपोर्ट करने का काम करती थी। शुरुआत से उनका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा और उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के अलावा केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू किया और बाद में इंपोर्टिंग के अलावा एक्सपोर्टिंग का काम भी शुरू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस काम में कई बार चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती थी, लेकिन उस टाइम पे मिस्टर गौतम अदानी जिस प्राइस पर डील हुई है उसी प्राइस पर प्रोडक्ट्स डिलीवर करते थे। तो इस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफी बूम भी होने लगा था। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया और वहां पर प्राइवेट कंपनीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई और इस अपॉर्चुनिटी का गौतम अदानी ने पूरा फायदा लिया। उन्होंने लिबरलाइजेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में तेजी से एक्सपांड करना शुरू किया। 1993 में ऐसी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है उसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ढूंढना शुरू किया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी ने जीत लिया और यहीं से उनकी बड़ी जर्नी शुरू हुई। आज मुंद्रा बंदरगाह इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी शिप्स पोर्ट पर आती थी, लेकिन कंजेशन के कारण वो देरी से पहुंचती थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बाद में पोर्ट्स में एंटर किया। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उन्हें अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दूसरों की शिप्स यूज करनी पड़ती थी। शिप्स की अवेलेबिलिटी के कारण उसमें भी कई बार इश्यूज आते थे, तो उन्होंने शिप्स खरीदना भी शुरू किया। तो इस तरह उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया ताकि उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही उनको सॉल्व कर पाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया। पावर बिजनेस के लिए भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो इन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू किया। थर्मल पावर की जो कोल की नीड्स है उसके लिए उन्होंने कोल माइंस को खरीदना शुरू किया। कोल ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की। तो इस तरह जब भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उसके लिए वो खुद ही सॉल्यूशन निकालना पसंद करते हैं। तो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन के उन्हें 2 तरीके से फायदे होते थे। एक तो फाइनल प्रोडक्ट कम कॉस्ट में डिलीवर होता था और दूसरा जो डिले या प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें खुद ही करने की वजह से हट गए। जब उन्हें लगा कि इंडिया की कोल माइंस पर उन्हें ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइन खरीद ली। अपने बिजनेस में वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी पसंद नहीं करते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन करते करते उन्होंने बहुत सारी कंपनी शुरू की और आज अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। उनकी 6 कंपनीज, दैट इज अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी गैस, ये सारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। साथ ही उनकी बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, जैसे कि अदानी विल्मार जो कि फॉर्चून ऑयल बनाती है। तो यहाँ से आगे भी अदानी ग्रुप के बहुत ही अग्रेसिव प्लान्स हैं। वो इस साल यानी 2020 में 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। गोवा और कई स्टेट्स में वो अपने पोर्ट्स के नंबर भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट में भी एंटर किया है। अहमदाबाद में वो एक काफ़ी बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। साथ ही बहुत सारी सिटीज़ में अदानी रियल्टी के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने एविएशन सेक्टर और डेटा सेंटर में भी एंटर किया है। पिछले साल गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर से बीड मंगवाई थी।
उन 6 में से 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी ग्रुप ने जीत लिए। साथ ही डेटा सेंटर्स की बात करें तो साउथ इंडिया में वो अपना डेटा सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए वो अगले 20 साल में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन बिजनेस एक्सपेंशंस के अलावा उन्होंने कई सारे बिजनेसेस को अक्वायर भी किया है। उन्होंने रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस 12,300 करोड़ में अक्वायर कर लिया, GMR का थर्मल पावर प्रोजेक्ट 5200 में अक्वायर कर लिया और L&T का कटुपल्ली पोर्ट 1950 करोड़ में खरीद लिया। तो वो दोनों तरह से यानी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाकर और नए बिजनेसेस शुरू करके साथ ही दूसरे बिजनेसेस को अक्वायर करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके सारे बिजनेस सक्सेसफुली रहे हैं, कई सारे बिजनेसेस में उन्हें फेलियर भी देखना पड़ा। साल 2001 में उन्होंने BPO बिजनेस शुरू किया था जो आगे चलकर फेल हो गया। उन्होंने रिटेल का बिजनेस भी शुरू किया था और अदानी रिटेल की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने साल 2007 में अदानी रिटेल रिलायंस को बेच दिया। जिस तेजी से अदानी ग्रुप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगता है। जनरली कैपिटल कंपनीज दो तरह से रेज करती है, एक है इंटरनल कैपिटल जो कि वो अपने प्रॉफिट से लाती है और दूसरा है एक्सटर्नल कैपिटल जो कि कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके यानी शेयर्स बेच के या फिर लोन लेके लाती है। अगर अदानी ग्रुप की बात की जाए तो उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी डेट पर है, यानी बैंक या बॉन्ड के जरिए पैसे उधार लेने में है। जैसे कि हमने देखा कि अदानी ग्रुप बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत है। फाइनेंशियल 2012 में उनका डेट 69,201 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल 2019 तक 1,28,000 करोड़ हो गया है। तो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अदानी ग्रुप डेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। उनकी कई सारी कंपनी जैसे कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 5 से ज़्यादा है। बैंक से कर्ज लेने के लिए अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स प्लेज रखे हैं, यानी बैंक के पास गिरवी रखे हैं। अदानी ग्रुप की जितनी भी 6 लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबके प्रमोटर्स के 60% से ज़्यादा शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। तो मिस्टर गौतम अदानी का ये जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अदानी ग्रुप के जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स हैं वो उतने खास नहीं है कि वो अपने एक्सपांशन ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए और इसीलिए उन्हें ज़्यादातर सपोर्ट डेट का लेना पड़ रहा है। वो मानते हैं कि उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है साथ ही नए बिजनेसेस है वहाँ से उन्हें जल्दी कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। मिस्टर गौतम अदानी पर कई सालों से आरोप होते आ रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। साल 2014 के इलेक्शंस के टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी जिसमें मिस्टर गौतम अदानी पर यह आरोप था कि वो मिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार ये भी पाया गया कि बीजेपी अपने कैंपेन्स के लिए जो चार्टर्ड प्लेन्स यूज़ कर रही थी वो अदानी ग्रुप के थे। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए अदानी ग्रुप ने कहा था कि बीजेपी ने उन चार्टर्ड प्लेन्स के लिए उन्हें मार्केट प्राइस पे की है। और जहाँ तक बात है अदानी ग्रुप के पॉलिटिकल कनेक्शंस की, तो अदानी ग्रुप के बहुत सारी बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हैं जहाँ पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कनेक्शंस काफ़ी मैटर करते हैं। अदानी ग्रुप पर यह भी आरोप लगा है कि उन्हें गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन बहुत ही कम दाम में दी थी। साथ ही वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से कई जगह इलीगल माइनिंग भी करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी उन पर आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप कर्नाटका में इलीगल माइनिंग कर रहा है। और बात रही बाकी पॉलिटिकल कनेक्शंस की, तो उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस विजिबल हैं और सभी को पता है। बट ये कहना गलत होगा कि अदानी ग्रुप कंप्लीटली पॉलिटिकल सपोर्ट पर खड़ा है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले भी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। एक्चुअली जब से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है तभी से वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। मिस्टर गौतम अदानी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पीड से बढ़ा रहे हैं। आज अदानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, साथ ही सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। आज उनकी नेटवर्थ $15.7 बिलियन है, यानी करीब 1,14,000 करोड़ है। मिस्टर गौतम अदानी इंडिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन हैं। इंडिया के 2nd रिचेस्ट पर्सन मिस्टर राधाकिशन दमानी की स्टोरी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। कुछ सालों पहले अदानी ग्रुप ने अदानी फाउंडेशन शुरू किया, जिसके जरिए वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते रहते हैं। अपना 3% प्रॉफिट अदानी ग्रुप अदानी फाउंडेशन को देते हैं, जिसके जरिए वो अलग अलग एजुकेशनल और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स चलाते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में वो अदानी विद्या मंदिर चलाते हैं। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलती है जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होती है। वो कहते हैं कि हर जमाने के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने उनके ज़माने में जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें ओवरकम करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया। और फिर आज के इस ज़माने में हमारे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें हमें उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा। मिस्टर अदानी हमेशा बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। जब 26/11 का हमला हुआ था तब वो ताज होटल में थे और वहाँ पर भी उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और पहले सब लोगों को जाने दिया और उसके बाद खुद निकले। एक बार तो 1997 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने पैसों के लिए उन्हें किडनैप भी किया था। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही कामली सिचुएशन को सॉल्व किया। मिस्टर गौतम अदानी अपनी सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट अपनी फैमिली को देते हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत सारी फ्रीडम दी उन चीज़ों को करने की जिसे वो करना चाहते थे। तो ये थी मिस्टर गौतम अदानी की पूरी जर्नी।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मिस्टर गौतम अदानी के बारे में पता चले। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।